देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में हर बार लगभग आ जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको देख लेते हैं कि ये सिद्ध कैसे किया जाता है। देखिएगा, किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसमें माना जाता है कि वह एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग देखे होंगे कि जब जज के सामने कोई मुजरिम जाता है तो जज जो है उसको सबसे पहले क्या मानता है कि वह मुजरिम नहीं है, वो दोषी नहीं है। ठीक है, उसको बेगुनाह ही माना जाता है। बाद में जब उस पर वकीलों द्वारा बहस होता है, कुछ एविडेंस दिखाए जाते हैं, तब बाद में वह अगर दोषी करार होता है, कुछ निष्कर्ष निकलने के बाद वह दोषी साबित होता है। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तब यह क्या होगा, ये जब परिमेय संख्या है तो किसके रूप का होगा, ये a/b के रूप का होगा। ठीक है, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, a और b क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि a और b का HCF अगर लिया जाए तो उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या ऐसा समझ लीजिए कि a और b में देखा जाए तो वो 1 के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटने चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए कि b ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होता है। √3 एक क्या होगा, a/b के रूप का होगा, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं होंगी और b ≠ 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, b को इधर भेजेंगे, ये भाग में इधर जाएगा तो किसमें हो गया, गुणा में, यानी ये हो जाएगा √3b बराबर a। अब क्या करिएगा, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों क्या कीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, यानी √3b² और इधर बराबर में हो जाएगा a²। ठीक है, अब जब √3 का वर्ग करेंगे तो रूट जो है हट जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब v का वर्ग करेंगे यानी b², ये हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, a²। हम इसको कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि a² जो है ये 3b² के बराबर है। मतलब कि a² का अगर गुणनखंड जो है 3 × b² के बराबर है। ठीक है, यानी a² अगर देखिए इसको गुणा में इधर भेजिए, भाग में हो जाएगा, यानी b² बराबर हो जाएगा a²/3। इसका मतलब ये हुआ कि a² जो है 3 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि a² 3 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि a² जो है 3 से विभाज्य है। जब a² 3 से विभाज्य है तब a भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है जी, ऐसा एक प्रमेय होता है कि जब किसी संख्या का वर्ग जो है किसी संख्या से विभाज्य होता है तो वो संख्या भी क्या होती है, उस संख्या से विभाज्य होती है। जैसे में देख लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 6 का वर्ग 36 जो है, मान लीजिए 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 से ये कट रहा है 18 बार में, तो 6 का वर्ग कट रहा है 36 18 बार में, तो 6 भी होगा, वो भी 2 से कटेगा। किसी भी संख्या में देख लीजिएगा, अगर किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अन्य संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी, उस संख्या से कहीं ना कहीं कट रही होगी। ठीक है, तो उसी को हमने लिख लिया कि ए भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे। माना यहाँ पे देखिए a² के गुणनखंड में भी 3 आ रहा था, तब a के गुणनखंड में भी जब ये 3 से कट रहा है तो a के गुणनखंड में भी कहीं ना कहीं 3 होगा। तो हम इसको मान लेंगे कि a बराबर 3c के रूप का है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी चर राशि मान सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा रफ कार्य के लिए है। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, एक c पूर्णांक होगा। इसको समझिएगा कि जब कोई संख्या किसी संख्या से कटती है तब उसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं वो संख्या होती है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए संख्या 6 जो है 2 से कट रहा है, 2 से कितने बार में कट रहा है, 3 बार में,
यानी कि 6 का अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 होता है, यानी कि 2 इसमें था तभी ये कट रहा था। तो यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि ए भी 3 से विभाज्य है, यानी इसके गुणनखंड में, ए के गुणनखंड में 3 होगा, उसके बाद अन्य जो भी संख्याएं होंगी वो होंगी। ठीक है, उसके जगह पे हमने सी मान लिया है, जहाँ सी एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे इसका मान। हाँ, तो समीकरण 1 में ए बराबर 3c रखने पर, ठीक है, इसको रख लीजिएगा समीकरण 1 में। 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 1 में क्या है, यही एक 3 है, 3 बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बराबर ए की जगह पे हमें क्या रखना था, 3c, यानी ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अब 3b स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग होगा 9, और ये हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए 3 से ये कटेगा, 3 तरीका 9, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना मिल गया हमें, 3c स्क्वायर। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ क्या दिख रहा है कि बी स्क्वायर का गुणनखंड अगर कर रहे हैं तो 3c स्क्वायर के रूप का आ रहा है, यानी यहाँ भी जो है बी स्क्वायर भी 3 से कट रहा है। इसको भी लिख लेंगे कि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, बी भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर हमने देखा कि ए जो है 3 से कट रहा था, और यहाँ बी भी 3 से कट रहा है, अतः इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 3 है। ए और बी जब दोनों 3 से कट रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ कि ए और बी में दोनों में कहीं ना कहीं 3 होगा, तभी 3 से ये दोनों कट रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मान लीजिए 6 और 9 है, तो 6 भी 3 से कट रहा है और 9 भी 3 से कट रहा है, यानी इसका मतलब ये होता है, ये देखिएगा 2 बार में कटेगा, इसका मतलब ये होता है कि 6 का अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 आता है, 9 का गुणनखंड करें तो 3 गुणे 3 आता है, यानी दोनों में 3 और 3 रहता है, तभी ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं, कटती हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने इसी प्रकार से लिखा है, ए और बी क्या होगा, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा। परंतु हमने क्या माना था, हमने ऊपर माना था कि यह क्या है, ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब इसमें केवल एक ही गुणनखंड होगा, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, अतः इस बात का विरोधाभास होता है। अब इसको लिखेंगे, हमारा कहना क्या हो गया, गलत हो गया, अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस बात पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि यह क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यानी यह हमारा कहना क्या है, गलत है कि यह सहभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या मिल रहा है, एक 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, अतः क्या हो जाएगा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये सिद्ध किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि ए और बी क्या है, इसमें कम से कम एक गुणनखंड 3 मिल रहा है, परंतु इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। इसको हमने माना था कि और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, हाँ, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।